Hello everyone, I am Chitra M. Parashar and I am now on an academy to teach you the maths of NDA and Air Force 6 group. हम यहाँ पर दो कॉम्पिटिशन्स के लिए बात करेंगे। मैथ्स लेकर मैं आपके साथ चलूंगी एंड मेरा मैथ्स कराने का पैटर्न है कि आपको अगर कंसेप्शनल नॉलेज फुल है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपसे नहीं अटक सकता। सो ट्रिक्स के पीछे हम कम भागेंगे, बताएंगे जरूर, लेकिन कंसेप्ट्स के साथ जाएंगे। तो आज का अपना पहला लेक्चर अनअकैडमी पर जो मैं लेना चाह रही हूँ दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स ग्रुप के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम एक्स ग्रुप के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर इसको आप लोग हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। अब जब हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना जरूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं मैथ्स में कि हमारे जो नंबर्स होते हैं, हमारे जो संख्याएं होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो बच्चा बताता है बहुत तरह की। नहीं, एक्चुअली संख्याएं सिर्फ और सिर्फ दो तरह की होती हैं जिन्हें आप कहते हो रियल, दैट इज योर वास्तविक, या आप कहते हो इनको इमेजिनरी, यानी आप हिंदी में बोलते हैं इनको काल्पनिक। ठीक है, अब ये जो रियल नंबर होते हैं, ये जो वास्तविक संख्याएं आपकी होती हैं, ये वास्तविक संख्याएं आगे जाके आपकी दो पार्ट्स में बंट जाती हैं जिन्हें आप कहते हैं रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती हैं आपकी इरेशनल नंबर्स जिन्हें आप लोग कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। और ये जो रेशनल होते हैं, ये रेशनल ही आगे डिफरेंट पार्ट्स में बंटते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर था कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे पहले हमें बताना जरूरी था रियल और इमेजिनरी नंबर। समझो जरा, रियल नंबर क्या है? वो सभी नंबर जिनका स्क्वायर वर्ग प्लस का आता है उन्हें हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और एक्स ग्रुप में एक क्वेश्चन फंसता है इस चैप्टर से। ठीक है, फिर चाहे वो नंबर आपका अंडर रूट के अंदर लिखा हो, कोई भी, देखो प्लस आ रहा है, वो नंबर आपका फ्रैक्शन में लिखा हो, कैसा आ रहा है, वर्ग स्क्वायर प्लस आ रहा है, वो नंबर आपका पॉइंट्स में लिखा हो तो भी कैसा आ रहा है, ये आपका प्लस आ रहा है, वो नंबर आपका माइनस में लिखा है तो भी स्क्वायर कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है। यानी वो नंबर कैसा भी हो लेकिन अगर उसका स्क्वायर प्लस आ रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, रियल, वास्तविक। बट अगर उसी का स्क्वायर कैसा आ जाए, नेगेटिव, माइनस, तो वो क्या बन जाता है, काल्पनिक, इमेजिनरी। माइनस कब बनता है, जब अंडर रूट के अंदर कभी माइनस होगा, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर अगर आप करोगे, नंबर यहाँ कुछ भी है, सो माइनस ए आएगा। यानी काल्पनिक इमेजिनरी की डेफिनेशन ही वो है जो कि नंबर लाइन पर संभव नहीं है और अंदर क्या आता है, माइनस। नंबर लाइन संख्या रेखा, क्योंकि हमारी जो संख्या रेखा होती है नंबर लाइन, उसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर आते हैं, बीच में जीरो भी आता है, पॉइंट्स वाले नंबर भी आते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर भी आते हैं, सब आते हैं। लेकिन इस नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर वो नंबर नहीं पड़ते जिनका वर्ग माइनस में आए, इमेजिनरी, दैट मीन्स यानी इस लाइन पर नहीं पढ़ेंगे। तो अब इमेजिनरी का कंसेप्ट अगर हमें क्लियर है, सो ये जो अंडर रूट के अंदर -1 आ रहा है, इसको हमारे यहाँ एक सिंबल दिया गया आई, और इसे हम लोग नाम देते हैं आयोटा। ठीक है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी पर बेस चला जाता है, आयोटा, आई अंडर रूट -1। अगर हम इसका स्क्वायर कर दे, आई स्क्वायर, तो ये -1, आई की पावर 3 कर दें तो ये कितना हो जाता है, -i, आई टू द पावर 4 कर दें तो ये कितना हो जाता है, 1। और ये हमें याद होना चाहिए। ये 4 हैं बातें जो आपको याद होनी चाहिए एंड होंगी भी। ठीक है, बट बेसिक से चल रहे हैं। जो बच्चे अनअवेयर हैं, जिनका मैथ्स वीक है, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। अब बात आया कि मैडम 4 तक तो हमें याद हो गया, बट अगर 4 से ज्यादा पावर आ जाए तो क्या करेंगे? तो देखो बेटा, कभी भी अगर 4 से बड़ी कोई पावर आ रही है, सपोज i की पावर 4n प्लस r लिखा, जहां पर r आपका 0 से तो कैसा है, बड़ा,
और 4 से कैसा है, छोटा। क्या कहा, 0 से बड़ा, 4 से छोटा। और r क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। कैसा है, कोई नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो इस चीज को हम i की पावर 4 की होल पावर क्या बोलेंगे हम इसे, n, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई, प्लस वाली किस में आ जाती है आपकी, प्लस वाली मल्टीप्लाई में। और अभी आपने कहा i की पावर 4 1 है, सो सिर्फ क्या बचेगा, i की पावर r। एंड दिस इज द कंसेप्ट कि कभी भी अगर i की पावर बहुत बड़ी आ रही है, आपने 4 से डिवाइड करा, कितनी बार पूरा पूरा जा रहा था, वो तो 1 हो गया, क्या रिमाइंडर बचा। जब 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, या तो 1 या 2 या 3 या 0 भी बच रहा है। तो वैल्यू कितनी हो जाती है, i की पावर 0 1 हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ 0 भी आप ले सकते हो, चलो ठीक। सो अब एक एग्जाम्पल देखो, हमने कहा सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i की पावर 35। आपने देखा कि ये जो 35 है 4 से कितनी बार जा रहा है, 4 8 जा 32 प्लस का 3। सो 4 वाला जो टर्म है वो तो हो गया कितना, 1। डायरेक्टली कितना लिखोगे, i क्यूब, और i क्यूब कितना होता है, माइनस i आंसर। ठीक है, रिमाइंडर देखना है, बड़ी पावर, उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब हमने कहा चलो अगला क्वेश्चन, हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं पर i की पावर 257 आ गया, इसे फिर से करो भाई। 257 को करोगे, 4 से कितनी बार जा रहा है, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1, यानी प्लस का 1। तो i की पावर 4 वाला कितना हो गया, 1, सिर्फ 1 बचा। i की पावर 1 मतलब i, क्या है आंसर यहाँ पर, i। अब आप ले लो क्वेश्चन, सपोज i की पावर 200 आया, i की पावर 200 आया, 4 से करो, यहाँ पर 4 से करोगे तो कितनी बार जा रहा है ये आपका, 50 टाइम्स, पूरा पूरा जा रहा है। सो i की पावर 4 कितना हो गया, 1। सिंपल, तो आपको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसी में हम आगे आते हैं आयोटा के बाद। अगर कहीं पर हमारा 1/i लिखा आ रहा है, सो हम i से ऊपर i से नीचे इनटू करेंगे, ऊपर i नीचे बन गया i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये हमें एज याद रखना है कि 1/i हमेशा -i के इक्वल होता है, जो कि कैलकुलेशंस में काम आएगा। कहीं पर भी अगर आपके पास 1/i है, सो उसको आप क्या लिखेंगे, -i। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आयोटा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक क्वेश्चन आ गया, एक्स ग्रुप में इसी लेवल का आता है, i टू द पावर 125 प्लस 1/i टू द पावर 125, बोलो कितना होगा। हमने देखा यहाँ पर, क्या देखा, देखो जरा, 4 से डिवाइड करा, 4 3 जा 12, 5 बचा, 4 1 जा 4, 1 बचा i, प्लस इधर भी 1/i। अब तुमने कहा 1/i इज -i, सो i माइनस i कैंसिल हो गया, आंसर इज 0। क्या है आपके पास आंसर, 0। इज दैट क्लियर। तो ये आयोटा का कंसेप्ट और जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे आएंगे वो मैंने यहाँ पर बताया। अब बढ़ते हैं हम इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है हमारे पास, अगर हम कह रहे हैं हमारे पास कहीं पर i है, कहीं पर i स्क्वायर है, कहीं पर i क्यूब है और i की पावर 4 है। सो आप लोग कहते हो, क्या कहते हो आप लोग, देखना जरा, i तो i ही रहेगा, i स्क्वायर -1, i क्यूब -i, i टू द पावर 4 1, 1 माइनस 1 कैंसिल, i माइनस i कैंसिल, कितना आ गया, 0। सो हम यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे एंड ये हमारा एक रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है। जो ध्यान रखना है कि कभी भी अगर i की कोई सीरीज आ रही है और उस सीरीज के पावर जो है वो कैसी है, कंसेक्यूटिव, लगातार क्रमागत है, तो 4 के पेयर में हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, 0। कितनी आएगी, हमेशा 0। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा आप एक क्वेश्चन, या इसी को मैं एक और लैंग्वेज में लिख देती हूं, क्या यदि आपके PQ
mn 4, यदि p q mn 4 क्रमागत संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत संख्याएं हैं, तो आपके पास जो ये i की पावर p है प्लस i की पावर q प्लस i टू द पावर m प्लस i टू द पावर n इज इक्वल टू ऑलवेज 0। यहां लिख देते हैं इंग्लिश में भी कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, किस तरह का देखिएगा जरा। क्वेश्चन आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस अप टू डैश 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 i टू द पावर 200। ये आया, बच्चा कंफ्यूज कैसे करे, क्या करे भाई। i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई 200 तक गई। आपको कंसेप्ट ध्यान है क्या कि 4 कंसेक्यूटिव 4 क्रमागत जब भी होंगी वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो आपने देखा 200 तक जब लगातार आ रहे हैं 4-4 वाले कितने पेयर बन रहे हैं आपके पास? 50 सारे बन रहे हैं, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर कितना हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0। ठीक है, अब इसी में आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अगर वो टिपिकल बनाएगा, उसने कहा समेशन i की पावर n, जहां पर n 1 से लेकर 15 तक है, बताओ वैल्यू कितनी है? उसने इस बार क्या दे दिया? 1 से 15 तक। आप इसे पूरा सॉल्व मत करो, ओरली देखो। 1 से 15 तक जा रहा है, 4 कंसेक्यूटिव कैंसिल करेंगे, सो 1 से लेकर 12 तक 4-4 के पेयर वो तो कैंसिल हो जाएंगे। 1 से 12 तक आपके पास क्या बचेगा? 12 के बाद का 13, 12 के बाद का 14 और एक 15। करो 4 से डिवाइड, तो यहाँ i, यहाँ पर i स्क्वायर, यहाँ पर i क्यूब माइनस i कैंसिल और i स्क्वायर -1 आंसर। ठीक है, इसी पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, देखना जरा। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हमने कहा क्वेश्चन आ गया समेशन n बराबर 1 to 12 या 13 i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? बच्चा कंफ्यूज लग गया सोच में, कुछ मत करो भाई, अपने कंसेप्ट पर जाओ। क्या है आपका कंसेप्ट? देखो जरा, समझो कैसे। सबसे पहले जो छोटी पावर है वो बाहर ले लो। आपने कहा i की पावर n कॉमन ले लो, सो 1 प्लस i बचा। समेशन कहां से कहां है? 1 to 13। अब जिस पर समेशन है n i वो अंदर रहेगा, 1 प्लस i तो बाहर आ गया। बिल्कुल सही बात। समेशन n बराबर 1 से 13 i की पावर n। जब 1 से 13 तक जा रहे हो और आपके पास 4 क्या हैं? कंसेक्यूटिव क्रमागत लगातार वाले कैंसिल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा? i की पावर 13। और i की पावर 13 का मतलब कितना है बच्चे आपके पास? i के अंदर इनटू कर दो, i हो जाएगा और i स्क्वायर -1 आंसर। तो ये कंसेप्ट किसका है? आपका आयोटा का। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है इसमें एक और कंसेप्शनल क्वेश्चन की। कंसेप्शनल क्वेश्चन आता है कई बार, हम क्वेश्चन को यहां लिख देते हैं, आपकी बुक्स में भी रहता है। √a इंटू √b बराबर √ab। ये बात सत्य है। किसके लिए ये बात सत्य है? पहला उसने कहा जब a और b दोनों आपके धनात्मक हैं, जब a और b दोनों आपके धनात्मक हैं। दूसरी बात, व्हेन वो कहता है a और b दोनों आपके ऋणात्मक हैं। तीसरी बात, जब वो कहता है a और b में से दोनों में से कम से कम एक धनात्मक है। और दूसरी बात वो कहता है, चौथा ऑप्शन, a और b दोनों में से कम एक ऋणात्मक है। ठीक है, आप लोगों की वजह से पहली बार हिंदी में हम यहां कर रहे हैं काम। तो यहां पर कौन सी बात इनमें से सही है, ये इसने
पूछा हमसे। अब ध्यान से देखना क्या कि हमें कंडीशन बतानी, एक एक करके हम प्रूव कराते हैं आपको। देखो, जब उसने कहा दोनों धनात्मक है, इस कंडीशन पे आ जाओ। मान लो a 2 है, b आपके पास 3 है। आपने लेफ्ट हैंड साइड देखी, √2 इंटू √3 √6 आ रहा है। आपने राइट हैंड साइड देखी, √2 इंटू 3 √6 आ रहा है। दोनों बातें सही आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी ये वाली बात सही है। ये बात सही है तो एकदम से इसको आंसर टिक मत करना। क्यों मत करना इसको एकदम से आंसर टिक? क्योंकि इसमें a और b दोनों धनात्मक लिखा है, जबकि तीसरा ऑप्शन देखो a और b में से कम एक धनात्मक है। कम से कम एक धनात्मक है तो दोनों धनात्मक वाली बात भी तो इसके अंदर आ गई। दोनों भी कैसे हो सकते हैं? धनात्मक। तो हम ये तो सही है, लेकिन इसको भी चेक करेंगे। आ जाओ जरा, एक को ले लो प्लस का 2 और एक को ले लो ऋणात्मक माइनस का 3। आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाली, √a इंटू √b का मतलब हो गया ये आपके पास √2 इंटू √3i इज इक्वल्स टू √6i। अब आपको क्या निकालनी है बेटा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। √a b कितना आया? √-6 कितना आ रहा है? √6i। देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, इसका मतलब एक धनात्मक एक ऋणात्मक पे भी बात सही है, और दोनों वाली तो सही थी, इसके अंदर आ रही है। सो आंसर हो जाएगा बी। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं मार्कर चेंज कर देती हूँ। किस बात में? कि मैम ये वाली बात तो चौथे ऑप्शन में भी आ रही है, ए बी में से कम एक ऋणात्मक है। बिल्कुल सही बात, लेकिन इसके अंदर कौन सी बात और आ रही है? जब दोनों ऋणात्मक है। इस पे आओ, दोनों ऋणात्मक। आपने ए को ले लिया -2, आपने बी को ले लिया -3, आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाली √a इंटू √b इज इक्वल्स टू √2i इंटू √3i। कितना आ गया ये? √6i² माइनस का √6। राइट हैंड साइड भी निकालो जरा। √a और b कितना आ रहा है? माइनस माइनस प्लस √6। एक तरफ से -√6, एक तरफ से +√6। तो क्या LHS RHS यहां पर बराबर हैं? नॉट एट ऑल। इसलिए दोनों ऋणात्मक वाली बात गलत है, एंड दैट्स व्हाई चौथा ऑप्शन भी आपके पास गलत है। कौन सा सही है आपके पास? दूसरा ऑप्शन। ये काफी कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है, आप इसे नोट कर सकते हो। √a इंटू √b √ab कब सही है? जब दोनों में से कम एक धनात्मक पॉजिटिव हो, और दोनों पॉजिटिव पे तो होगा ही होगा, वो बात इसके अंदर आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आयोटा पर ही कुछ और रिजल्ट्स देखना जरा, जिन पर आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप पढ़ते हैं इन्हें तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा। देखो, i² + i की पावर 4, i² i की पावर 4 i की पावर 6, i² i to the power 4 i to the power 6 i to the power 8। आपको एक रिजल्ट यहां हम निकलवाने जा रहे हैं। i² + i to the power 4 i to the power 6 i to the power 8 i to the power 10। अब ध्यान से सुनना, जिस रिजल्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमने कहा यहां पर देखिएगा, i² की वैल्यू -1 i4 + 1 आ गया 0, i² -1 i4 + 1 i6 -1 आ गया -1। कितना आ गया आपके पास? -1। ठीक है, आगे बढ़ो। i² -1 i4 + 1 i6 -1 i4 + 1 कितना आ गया? फिर से 0, क्योंकि सारे कैसे हो गए? कैंसिल, जबकि इस वाली कंडीशन में एक बच रहा था। आगे बढ़ो, i² कितना आ रहा है आपके पास? -1 i4 + 1 i6 -1 फिर +1 फिर -1, तो ये आपके कैंसिल हो गए। कितना आ गया? -1। अब यहां से जो हम रिजल्ट कंक्लूड कर रहे हैं उस पर आना। यहां कितनी पद हैं? 2 पद। यहां कितने पद हैं? 3 पद। यहां कितने पद हैं? 4। यहां कितने पद हैं आपके पास? 5। यहां पर जो ये 2 लिखा है, ये कैसी संख्या है? सम। ये 3 कैसी संख्या है आपके पास? विषम।
4 कैसी संख्या है? सम। आपके पास 5 कैसी संख्या है? विषम। तो आपके पास अब एक रिजल्ट बन के आया, जब भी आपकी पदों की संख्या किसमें? सम है, तो आंसर क्या है आपके पास? 0। ठीक है, पदों की संख्या सम है तो आंसर 0। लेकिन अगर पदों की संख्या कैसी है आपके पास? विषम। कैसी है? विषम। सो आंसर कितना आ रहा है आपके पास? -1। यहां पर लिख देते हैं सम। सो अब ये मैंने पूरा समझा दिया। इस पर 2 तरह से क्वेश्चन बनता है, रिजल्ट लिख देती हूं मैं सीधे, जिसको आपको ध्यान में रखना है। मतलब एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैम हमसे छूट गया, इसी के लिए हम यहां पर हैं। +i⁻2n ये आपके पास क्वेश्चन आया, तो इसका कंडीशन देखना क्या होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स, हिंदी में लिख देते हैं चलो, अगर आपके पास पदों की संख्या कैसी है? आपके पास पदों की संख्या सम है, सम है। सो आंसर कितना होगा आपके पास? 0। क्या होगा आंसर? 0। और अगर पदों की संख्या है, सो आंसर क्या होगा आपके पास बच्चे? -1। अब या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये लिखा है जहां पर n बता देगा। अगर उसने आपको n नहीं बताया, उसने सिर्फ क्वेश्चन यही लिखा हुआ छोड़ दिया, n के बारे में कुछ नहीं पता n क्या है कैसा है, तो आप सिंपल इसका आंसर दोगे ऑप्शंस में 0 या 1, कुछ भी हो सकता है। और n दे देगा तो बात ही नहीं है। अब इसमें भी एक मिस्टेकन पॉइंट है, पदों की संख्या सम। देखो सम संख्या का मतलब 4, तो n कितना होना चाहिए? 2। 8 यानी n कितना होना चाहिए? 4। इसका मतलब जो n है वो कैसा होना चाहिए? सम। और यहां n कैसा होना चाहिए? विषम। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने कंसेप्ट बना दिया है, आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा भी सकता है। देखो इस सीरीज में ध्यान से देखना, मैंने 1 नहीं लिखा आगे। अगर इसी क्वेश्चन को वो घुमाएगा तो क्या करेगा? इस क्वेश्चन के अंदर वो 1 दे देगा। 1 + i² + i⁴ i⁻6। तो अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, i⁻2n 1 एक्स्ट्रा आ गया। देखो अब क्या चेंज होगा? इसका आंसर रहेंगे तो 2 केस ही, या तो रहेगा आपका इसका आंसर कितना? 0, या रहेगा इसका आंसर कितना आपके पास? 1। पिछले वाले केस में जब आप आ रहे थे सो आंसर कितना था? 0 या -1। अब क्या आ रहा है आपके पास आंसर? अब आ रहा है आपके पास 1 या 0। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने 1 को जोड़ा है। देखो 0 कब आएगा? 0 कब आएगा? देखो 1 और i² कट जाए 0, 4 ले लो फिर से 0, यानी पदों की संख्या कैसी होनी चाहिए आपके पास? सम। हाँ या ना? इधर आपके पास पदों की संख्या कैसी होनी चाहिए? विषम। -1 की जगह +1 आ रहा है, विषम। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर अगर पदों की संख्या सम है, 2 पद हैं, तो ये क्या है? ये 2 × 1 है। 4 पद है तो ये 2 × 3 है, यानी n कैसा होना चाहिए? विषम। ये चेंज है। और इधर n कैसा होना चाहिए? सम। एज इट इज रिजल्ट आएंगे, ये ध्यान रखना। इनसे अलग क्वेश्चन नहीं जाता। एक्स ग्रुप में कितनी भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, कोई सी भी बुक उठा के देख लो, हमेशा क्वेश्चन इसी पर ही बनता है और कोई नया कंसेप्ट हो ही नहीं सकता। इसमें और ज्यादा घुमा देगा तो i की पावर नहीं देगा। क्या दे देगा आपको? आपको दे देगा i² + i⁴ + i6 + -- 2n + 1 पदों तक। तो यहां तो इसने साफ साफ लिखा हुआ दे दिया पदों तक। कैसे पद हैं ये? विषम। विषम का मतलब 1 3 5, तो आंसर सीधे सीधे कितना हो जाएगा? -1। और अगर उसने क्वेश्चन इस तरह का दे दिया 1 + i² i⁴ i⁻6 -- 2n + 1 पदों तक,
यहां भी उसने दे दिया, तो इधर आ जाओ जरा, क्या कि ये हमारे पास कैसा है, विषम, विषम है 1, तो इस समय आंसर कितना हो जाएगा 1। तो ये 2 केसेस हैं, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमारा यहां तक तो फिनिश हो गया, आई क्या है, आयोटा क्या है। अब आते हैं हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे, जो हमारा था कि सम्मिश्र संख्या कहते किसे हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, सम्मिश्र, मिश्र, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब दोनों का मिक्सचर। आ जाओ देखो जरा, सम्मिश्र संख्या, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले जो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या ये जो आपकी सम्मिश्र संख्या है, इसको हम हमेशा स्मॉल जेड से दिखाएंगे, कैपिटल जेड से मत दिखा देना, क्योंकि कैपिटल जेड जो होते हैं वो इंटीजर्स का सेट होता है। इंटीजर्स मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, लेकिन हमें इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। किससे दिखाओगे, स्मॉल जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसके अंदर रियल नंबर, वास्तविक संख्या भी होती है, और जिसके अंदर इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या भी होती है। अब बात आती है वास्तविक, तो चलो समझ में आ गया। काल्पनिक है तो काल्पनिक के साथ क्या आना चाहिए था, आई। मान लो हमारे पास एक नंबर x और एक नंबर y, अगर हम ऐसे ही लिख रहे हैं बीच में प्लस, तो अभी ये कैसा नंबर है, वास्तविक। लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ आई लगा दिया, ये कैसा नंबर बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये कैसा पार्ट है, इमेजिनरी, काल्पनिक, और ये कैसा पार्ट है, रियल, वास्तविक। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा z बराबर x प्लस आई वाई लिखते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होता है, समुच्चय होता है, उसको कैपिटल C से दर्शाते हैं। पहला पार्ट तो ये खत्म हुआ। दूसरा पार्ट आ जाओ जरा आगे, जो इसका वास्तविक हिस्सा उसे लिखने का तरीका, रियल पार्ट z का x है और इमेजिनरी पार्ट z का, काल्पनिक हिस्सा z का y है। ये i बताता है ये इमेजिनरी है, लेकिन कैलकुलेशन में ये i नहीं आ रहा है, सिर्फ रियल पार्ट x और इमेजिनरी पार्ट कितना है, y। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या होती है। अब सम्मिश्र संख्या क्या है ये हमें समझ में आ गया, तो इसके कुछ आगे बढ़ जाते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है, कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होता है, अगर आपको दिख रहा हो, इसका अब हम कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफीय निरूपण, ठीक है। कैसे, हमारे पास ये अक्ष होते हैं, इसे तो हम कहते हैं एक्स एक्सिस, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, कार्तीय तल जिसे आप कहते हो, ये हमारा ओरिजिन, मूल बिंदु होता है। अगर हम कहें कि हमने एक्स अक्ष को तो मान लिया अपना क्या, वास्तविक, एक्स अक्ष को हमने क्या मान लिया, अपना रियल एक्सिस, रियल एक्सिस यानी कि वास्तविक अक्ष। ये वाला जो x है वो हमारे वास्तविक अक्ष है, वास्तविक संख्याओं को दिखाएगा। और जो y एक्सिस था हमारा, उसको हमने मान लिया अपना इमेजिनरी एक्सिस। कैसा, इमेजिनरी एक्सिस यानी कि काल्पनिक अक्ष, ये हमने मान लिया, ठीक है। सो अब यहां से कंसेप्ट समझो। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई है, सो उसको हम कैसे लिखेंगे, पहला पार्ट x, दूसरा पार्ट y। ये क्या है, वास्तविक, रियल, ये क्या है, इमेजिनरी, काल्पनिक। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर हो जाएगा p कोई पॉइंट x y। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को, सम्मिश्र संख्या को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जितने भी कंसेप्ट इसके निकल के आते हैं वो सारे के सारे ग्राफ से निकल के आते हैं, 2D से निकल कर आते हैं। कैसे, समझो जरा आगे। जब हमने ये पॉइंट यहां दिखाया, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है बेटा, y, और ये जो डिस्टेंस आ रही है ये क्या है, x, ठीक है। अब मैं यहां पर मार्कर डिफरेंट ले लेती हूं थोड़ा सा। अगर हम देखें ये बिंदु यहां से कितनी दूरी पर है, ये दूरी, तो आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहोगे।
यानी जो ये पॉइंट इस प्लेन में था, इसकी मूल बिंदु से दूरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है, और इसको ही हमारे यहां पर क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जिसको आप कहते हो मापांक, ठीक है, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर z का। कैसे, अगर z x प्लस आई वाई है तो इसका मापांक मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड जो है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि वो पॉइंट ओरिजिन मूल बिंदु से कितनी दूर है, इसलिए ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। परिणाम मापांक कभी भी माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या दिखाता है आपको, मूल बिंदु ओरिजिन से डिस्टेंस दिखाता है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में दिखा सकते हैं, मैग्नीट्यूड मापांक दिखाता है ओरिजिन से डिस्टेंस। अब ये जितना भी बताया इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे आ जाओ, देखो जरा फटाफट से देखना जरा। अगर हम कहते हैं पहला पॉइंट, अगर हम कहते हैं पहला पॉइंट कि यदि आपका कोई भी जेड नंबर पूर्णतः, क्या कहा हमने, पूर्णतः वास्तविक है, पूर्णतः वास्तविक है, इंग्लिश में अगर लिखते हैं कि प्योरली रियल है, तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है पूर्णतः वास्तविक है तो जो उसका इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक हिस्सा है वो 0 होगा। नंबर क्या ले रहे थे, x प्लस आई वाई, पूर्णतः 0 है, सो z क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x। यानी कि अगर हम इसे ग्राफ पर बनाएं तो ये x पॉइंट हमारा कहां पड़ेगा, रियल एक्सिस पर पड़ेगा। यहां पड़ सकता है, इधर पड़ सकता है, कहीं भी पड़ सकता है। सो पूर्णतः वास्तविक का मतलब, प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है, पहला पॉइंट। इसके बाद बात आती है दूसरा पॉइंट, देखो जरा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर z आपका पूर्णतः काल्पनिक है, कैसा है, पूर्णतः काल्पनिक है, यानी कि प्योरली रियल है, सॉरी पूर्णतः काल्पनिक, प्योरली इमेजिनरी है। अगर प्योरली काल्पनिक इमेजिनरी है तो इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट है वो कितना होगा, 0। अगर नंबर x प्लस आई वाई था और रियल पार्ट 0 है तो z बराबर आई वाई पड़ेगा। यानी अगर ग्राफिकली जाएं तो ये आई वाई यहां पड़ेगा या इधर पड़ेगा, क्योंकि यही तो हमारा इमेजिनरी एक्सिस था। दूसरा पॉइंट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। क्या आगे, देखो जरा नेक्स्ट कंसेप्ट पर। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अगर हमारे पास कहीं पर z बराबर 2 लिखा है तो इसको हम 2 प्लस 0i कह सकते हैं। यानी z बराबर 2 जो था वो रियल नंबर था, वास्तविक संख्या थी, हाँ या ना। लेकिन जैसे ही इसको हमने 2 प्लस 0i लिख दिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, यानी कि सम्मिश्र संख्या बन गई। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा क्वेश्चंस के अंदर, क्या, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में अगर बात करें तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक क्या होती है आपके पास, ये सम्मिश्र संख्या। और बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प देने वाली है। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन देखो और इसकी एप्लीकेशन पर किस तरह से आएगा, देखना जरा ध्यान से। उसने कहा आपको फाइंड करना है, निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल, एरिया निकालना है ऑफ ट्राइंगल। एक त्रिभुज बन रहा है जो कि फॉर्म्ड बन रहा है, किससे बन रहा है, 1 प्लस आई से बन रहा है, i माइनस 1 से बन रहा है और 2i से बन रहा है। ये एक क्वेश्चन आया, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले
कुछ बच्चे तो बेचारे कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स में ट्राइंगल कहां से आ गया। आ सकता है, क्यों? क्योंकि सम्मिश्र संख्या ग्राफिकली एक्स वाई प्लेन से रिलेट होती है। तो कैसे करेंगे, देखो दो मेथड्स बता रहे हैं करने के। पहला तरीका ध्यान से देखना, जो पहला नंबर 1 प्लस आई है इसको आप 1 1 लिख सकते हो। दूसरा नंबर i माइनस 1 है, इसको गलती से भी 1 माइनस 1 मत लिख देना, गलत है। क्यों? क्योंकि i माइनस 1 में रियल हिस्सा -1 है और इमेजिनरी काल्पनिक 1 है। ये गलती करता है बच्चा जल्दीबाजी में। और तीसरा 2i जो है वो 0 2 है। ठीक है भाई, दो तरीके बताने की बात मैंने आपसे करी। देखो पहला तरीका 2D में आपने पढ़ा है, क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 गुणा भाग कर लो, आंसर आ गया। पहला तरीका। अब हम जाते हैं दूसरा तरीका, कुछ अच्छा सा। ये हमारे पास एक्सेस थे भाई, देखो जरा, पहला पॉइंट 1 1 यहां कहीं पड़ेगा 1 1, दूसरा पॉइंट -1 1 यहां कहीं पड़ेगा, बना लिया। तीसरा पॉइंट 0 2 यहां कहीं पड़ेगा, अगर मिलाएं तो ये हमारा ट्रायंगल त्रिभुज बन गया। ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था, तो टोटल पार्ट कितना हो गया 2। यहां से यहां तक 2 है, लेकिन ये 1, तो ये कितना आ गया 1। जो एरिया होता है वो हाफ इंटू आधार बेस गुणा ऊंचाई हाइट होता है। सो बेस कितना दिख रहा है 2 और हाइट कितनी दिख रही है 1। सो आंसर इज 1 स्क्वायर यूनिट, 1 वर्ग इकाई। वो ऑप्शंस में देख लेना। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को, सम्मिश्र संख्या को ग्राफ में दिखा सकते हैं। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, देखो जरा, वो शॉर्ट ट्रिक का काम करता है, लेकिन आया वो भी इसी कंसेप्ट से। किस तरह से देखिएगा जरा, क्या है क्वेश्चन आपके पास? क्वेश्चन आया आपसे, फाइंड करो एरिया यानी कि क्षेत्रफल फॉर्म्ड बाय, जो अब की बार किससे बन रहा है, जेड आई जेड एंड जेड प्लस आई जेड से। पिछले वाले में तो तुम्हें नंबर दिख रहा था तो तुमने कर लिया, यहां पर z दिख रहा है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज मत हो भैया, एक लाइन बताई थी जो कहा था शॉर्ट ट्रिक का काम करेगी। क्या बताई थी लाइन? एवरी रियल नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या होती है। तो सॉल्व करो जरा, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस लाइन से। z को मान लो 2, सो आई जेड कितना हो गया 2i, सो z प्लस आई जेड कितना हो गया 2 + 2i। पॉइंट फॉर्म में इसे लिखोगे 2 0, इसको लिखोगे 0 2 और इसको लिखोगे 2 2। बनाओ जरा इसको एक्सेस पर, ये हमारा बना लिया एक्सेस। चलिए पहला पॉइंट देखो जरा, 2 0 यहां कहीं पड़ेगा 2 0। अगला पॉइंट 0 2 यहां कहीं पड़ेगा और उससे अगला 2 2 2 2 यहां कहीं पड़ेगा। सो ट्राइंगल ये बन के आ गया त्रिभुज। हाँ या ना, समकोण है भाई, इधर ये भी 2 है, ये भी 2 है। सो क्षेत्रफल एरिया 1/2 गुणा आधार बेस गुणा ऊंचाई कितना आ गया 2। अब 2 आ गया, ये दूरी है। क्या है ये? दूरी। मैंने आपसे कहा था दूरी कौन दिखाता है? परिमाण दिखाता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है। ऑप्शंस दिए रहते हैं, आप पुट करके देख लोगे, लेकिन अभी मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, मैं बिना ऑप्शंस के करा रही हूं। तो देखो जरा, परिमाण क्या दिखाता है? दूरी। सो ये मॉड जेड, ये भी मॉड जेड परिमाण होगा। सो एरिया बराबर 1/2 मॉड जेड यानी मॉड जेड का स्क्वायर अपॉन 2 आंसर। और दिस इज योर शॉर्ट ट्रिक, इसको ही शॉर्ट ट्रिक कह देते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन देखो, पिछला क्वेश्चन देखो ध्यान से, दोबारा आओ इस क्वेश्चन पे। यहां पर ये जो नंबर था ये z था, अगर इसमें i से इंटू करूं तो ये आई जेड हो गया, और इन दोनों को जोड़ दें तो ये z प्लस आई जेड ही तो है।
क्या बताया शॉर्ट ट्रिक, हाफ ऑफ मॉड जेड का स्क्वायर, यानी हाफ ऑफ मॉड जेड अभी बताया था, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे 2 से 2 कट गया 1, और ट्रेडिशनली चल रहे हो तो भी तो 1 ही आ रहा था। एक क्वेश्चन के 3 तरीके बता दिए हैं। सो इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे वो मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड, मापांक की प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, आर्ग्यूमेंट, कोणांक के लिए बात करेंगे, और कॉन्जुगेट, संयुग्मी के लिए बात करेंगे, और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज निकल कर आती हैं। सो अनअकैडमी पर ये मेरा पहला लेक्चर है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बताना जरूर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फर्दर टॉपिक्स के साथ। इसी तरह से एक एक कंसेप्ट को डील करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।